हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास चल रही और हम लोग पेपर सेकंड को डिस्कस कर रहे हैं। पेपर सेकंड की ये क्लास नंबर 9 है और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, कौन सा चैप्टर, तो उसका नाम है समुदाय यानी कम्युनिटी को बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और हर साल यहाँ से देखो 2 नंबर के जो 50 वर्ड में लिखने रहते हैं, यहाँ 2 नंबर के क्वेश्चन तो आते हैं। कभी कभी यहाँ से भैया 500 वर्ड के और 200 वर्डों में लिखने के लिए क्वेश्चन भी आ जाता है। तो पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपसे कोई पूछे कि आप बीएड थर्ड सेमेस्टर में पेपर सेकंड का नाम क्या है, तो तुरंत आपके जबान पे होना चाहिए सर लिंग, विद्यालय और समाज। एक बार सभी बच्चे मेरे साथ अगेन रिपीट करना, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी आपके पेपर सेकंड का नाम है, ठीक है। नाम, पेपर का नाम मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए आइए, बिल्कुल थर्ड सेमेस्टर की क्लास है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गई या फिर महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी होगी, दोनों के लिए क्लास यूजफुल है। यदि आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से भी बीएड कर रहे हैं और आपके सिलेबस का पार्ट है लिंग, विद्यालय और समाज, तो पूरी क्लास को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक बात और, कुछ बच्चे रिजल्ट को लेकर परेशान हैं, तो अभी हाल फिलहाल में जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट तो जारी हुआ है, लेकिन कुछ ही बच्चों का शो कर रहा है रिजल्ट। रोल नंबर डालने पर सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का के रिजल्ट आ जा रहा है। देखिए, 1 से 2 दिन में अपडेट हो जाएगा, इसको लेके परेशान मत होइए। और जो बच्चे महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं, आपको भी परेशान नहीं होना। आपका प्रैक्टिकल की वजह से रिजल्ट रुका पड़ा है, तो आपका भी रिजल्ट जल्दी देखने को मिल जाएगा। आप लोग अपने थर्ड सेमेस्टर की क्लास पे फोकस करिए, एग्जाम जल्दी होने की संभावना, ठीक है। चलिए, बिल्कुल एकदम फोकस होके पूरी अच्छे समझिए कि समुदाय क्या होता है, ठीक है। चलिए, क्लास कुछ दिन बीच में रुकी पड़ी थी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी। अब बिल्कुल अच्छे से क्लास प्रॉपर चलेगा, तो आप लोग 9 बजे से डेली जुड़ा करिए, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं समुदाय क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है। पहले मैं इसे कुछ बेसिक एग्जांपल समझाना चाहूंगा। देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ एक तरीका का आकृति बनाता हूँ, ठीक है। इसको मैं मान लीजिए 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। समुदाय को समझा रहा हूँ, कम्युनिटी को समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक समझिए, ठीक है। देखिए, एक यहाँ पे मान लीजिए गाय है, ठीक है। यहाँ पे गाय है और यहाँ पे मान लीजिए भैया ये भैंस है। ध्यान से समझना। अब ये बताइए, ये जो ग्रुप है इसमें 10 गाय हैं, ठीक है। इसमें 10 गाय हैं, तो आप क्या बोलोगे? वो बोलोगे भैया ये गायों का समूह है। अगर इसी में कोई एक भैंस आ गई, तो बताइए आप क्या बोल पाएंगे कि यह गायों का समूह है? नहीं, इसमें गाय और भैंस दोनों दोनों मिल गई, तो ये गायों का समूह नहीं रह गया। तो गायों का समूह कहने के लिए क्या जरूरी है कि जिसमें भैया एक ही प्रकार के व्यक्ति हों, एक ही प्रकार के जानवर हों, उनका रहन सहन, उनका बातचीत करने का तरीका। कहोगे सर गाय गाय कहाँ बातचीत करती, लेकिन रहन सहन एक है ना। जैसे हम कहते हैं गाय का जो घी होता है वो अच्छा होता है, गाय का जो दूध होता है वो पतला होता है, भैंस का दूध जो होता है वो मोटा होता है, भैंस के दूध से दही अच्छी जमती है। तो कहने का मतलब है भैया, जिनका रहन सहन, जिनका आचार विचार, जिनका गुण एक जैसा मिलता हो, उन्हें हम एक समुदाय कहेंगे, एक कम्युनिटी कहेंगे, ठीक। अब इसे अगर एजुकेशनल रूप देना चाहे तो हम कह सकते हैं कि समुदाय क्या होता है, तो समुदाय वह होता है जिसमें दो व्यक्तियों के परस्पर विचार मिलते हो, परस्पर विचारधारा मिलती हो, परस्पर रहन सहन मिलता हो, तो उन्हें हम समुदाय कहते हैं, उन्हें हम कम्युनिटी कहते हैं। और समुदाय राज्य स्तर पर भी होता है और ये देश स्तर पर भी होता है। राज्य स्तर पर कैसे होता है सर, इसे बताइए। जैसे मान लीजिए ये हमारा उत्तर प्रदेश है और मान लीजिए ये हमारा तमिलनाडु है। अब तमिलनाडु में चले जाएंगे तो यहाँ लोग ज्यादा सफेद शर्ट पहनते हैं और नीचे धोती पहनते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो पैंट शर्ट पहनते हैं, गमछा ले लेते हैं। तो रहन सहन अलग है इनका, बातचीत करने का ये ज्यादा भोजपुरी का प्रयोग करते हैं और ये वहां की भाषा का, अपना तमिल वगैरह भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इनका भाषा अलग है और इनका रहन सहन अलग है। तो हम कहेंगे ये उत्तर प्रदेश का समुदाय है और ये तमिलनाडु प्रदेश का समुदाय है। यानी एक तरीके से मेरे भाई हमारा रहन सहन डिसाइड करता है कि हमारा समुदाय क्या होगा, हमारी कम्युनिटी क्या होगी, ठीक है। उम्मीद करते समझेंगे। अब देश स्तर पे कैसे होता है, मान लीजिए ये हमारा प्यारा भारत है और मान लीजिए कोई एक बांग्लादेश है, ठीक है। अब देखेंगे बांग्लादेश की नागरिकता अलग है, भारत में जो रह रहे हैं इनकी नागरिकता अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है, बांग्लादेश का कल्चर अलग है। तो कह सकते हैं कि जहां पे दो व्यक्तियों या फिर एक ग्रुप का रहन सहन एक जैसा है, उन्हें हम कहेंगे भारतीय समूह। और जो भैया बांग्लादेश की जिसकी नागरिकता है, वहां अपने देश के प्रति प्रेम कर रहे हैं, उनका रहन सहन अलग है, वहां का त्योहार अलग है, तो हम कहेंगे ये बांग्लादेशी समुदाय है, ठीक है। तो समुदाय बताता है कि हमारा रहन सहन,
हमारा भैया रूप रंग एक जैसा है तो हम कहेंगे ये हमारा समुदाय है, वो उनका समुदाय। ठीक है, उम्मीद करते समुदाय का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि समुदाय किस आधार पे इसका डिवाइडेशन होता है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। जितना बेसिक बताना था मैंने आपको बता दिया, अब थोड़ा थोड़ा चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। समुदाय क्या होता है सर, कम्युनिटी क्या होता है, हमेशा एग्जाम में पूछा है। यहां से क्वेश्चन आता है कि डिफिनेशन यहाँ की लिखिए कि समुदाय एक निश्चित भूभाग है। जैसे हम कह सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये माला हमारा ये उत्तर प्रदेश है ना, ऐसे उत्तर प्रदेश का नक्शा है। तो उत्तर प्रदेश का एक निश्चित भूभाग है ना, उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग का एक निश्चित क्षेत्र है, एक निश्चित भूभाग है जिसमें निवास करने वाले व्यक्तियों, उनकी सामुदायिक भावना, आचार विचार, रहन सहन, व्यवहारों में समानता पाई जाती है। बिहार में चले जाएंगे तो वहां लोग थोड़ा सा अलग लैंग्वेज प्रयोग करते हैं, मगही वगैरह का प्रयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा हम लोग खड़ी बोली, थोड़ा सा हम भोजपुरी मिक्स बोलते हैं। तो कहने का मतलब हमारा रहन सहन, हमारा विचार, हमारी भावनाएं अलग अलग है, तो हमारा समुदाय भी अलग अलग होता है। तो जो हमारी समानताएं मिल रही हैं, जो हमारे भाव मिल रहे हैं, जो हमारे विचार मिल रहे हैं, हमारे जो रहने की जो एक तरीके से प्रकृति है, ये सब हमारे समुदाय को परिभाषित करते हैं, हमारे कम्युनिटी को ये सब डिफाइन करते हैं। उम्मीद करते हैं इस पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब कुछ डिफिनेशन लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर छोटी सी टॉपिक है, अच्छे से समझ जाएंगे। महान डेविस साहब क्या कहते हैं इसके बारे में, आइए समझते हैं समुदाय के बारे में। समुदाय सबसे छोटा एक क्षेत्रीय समूह है, यानी दो व्यक्तियों के मिलने से, दो व्यक्तियों के अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मिलने से जो हमारा समूह बनता है, उसी ग्रुप को, उसी समूह को क्या कहते हैं, हम समुदाय कहते हैं। तो भैया डेविस साहब कहते हैं कि समुदाय सबसे छोटा एक क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। यानी उस समुदाय में जो लोग रह रहे हैं, उस क्षेत्रीय समूह में जो लोग रह रहे हैं, उनका सामाजिक जीवन में एक समानताएं हैं, उसमें सामाजिक जीवन में एक परंपराएं हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। ये कहते हैं हमारे डेविस साहब, और ये समुदाय की डेफिनेशन आपके दिलो दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, आइए अब इसके बारे में ऑगबर्न साहब और निमकॉफ साहब क्या कहते हैं समुदाय के बारे में। किसी सीमित क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय समझा जा सकता है। यानी किसी सीमित क्षेत्र के अंतर्गत, मान लीजिए ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा मान लीजिए प्यारा भारत है, इसके अंतर्गत जितने भी लोग रह रहे हैं, इनकी नागरिकता भारतीय होगी। ठीक है, ये मुख्य रूप से हिंदी बोल रहे होंगे, इनका एक तरीके से अपने देश के प्रति प्रेम होगा। तो यानी इनका एक तरीका, जो भी सामाजिक संगठन है, वो एक तरीके से निश्चित है, और निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले लोग को ही हम समुदाय कह सकते हैं, हम कम्युनिटी कह सकते हैं। ये निमकॉफ साहब की डेफिनेशन आपके दिलो दिमाग में होनी चाहिए। अब बिल्कुल इसका मैं कॉन्सेप्ट समझा दिया हूं, अब यहां से चीजें आगे समझेंगे। उसके पहले एक बार समुदाय को मैं और रिपीट करना चाहूंगा। अगर समुदाय समझ गए तो बच्चे एक बार आप सभी यस करिए कि हाँ सर हम कम्युनिटी समझ गए हैं। इस कम्युनिटी क्या होती है, जैसे अच्छा एक एग्जांपल और मैं लेता हूं, अब थोड़ा सा और लेता हूं। ठीक है, आइए देखिए, यह मान लीजिए मैं एक बनाता हूं भैया, मान लीजिए चतुर्भुज बना लिए, चार भुजाएं वाला। अब इसको मैं चार पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, चार पार्ट में। ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, बिल्कुल बेसिक से थम के समझिए। ये मान लीजिए सी है, और ये मान लीजिए डी है। अब जो ए ग्रुप का बच्चा है, ठीक है, ये मान लीजिए 9th क्लास में, ध्यान से समझना। जो बी ग्रुप का बच्चा है ये 10th क्लास में, ठीक है। और जो सी ग्रुप का बच्चा है ये 11th क्लास में है, और जो डी ग्रुप का बच्चा है ये 12th क्लास में। ध्यान समझना, मेरी बात समझना। जो डी ग्रुप का बच्चा है, क्या भैया जो ए ग्रुप का बच्चा है, इन दोनों का सिलेबस समान होगा? होगे सर जी, नहीं होगा। जैसे हम कह सकते हैं, मान लीजिए एक ग्रुप को आप गाय समझ लीजिए, और इसको समझिए बकरी, इसको समझिए बकरी। ये बताइए, जो बकरी का दूध है और जो गाय का दूध है, दोनों समान होगा? कहोगे सर जी नहीं समान होगा। गाय का दूध जो भैया है, ये थोड़ा सा हम इसको पीते, रेगुलर हमारे जो भी घरों में उपयोग होता है गाय का दूध, लेकिन बकरी का दूध बहुत कम लोग उपयोग करते हैं, बहुत कम लोग पीना पसंद करते हैं। दोनों में अंतर है ना, तो हम कह सकते हैं ये गाय का समूह है, ये गाय का समुदाय है, और ये बकरी का समुदाय है। यानी दोनों में विभेद है, दोनों में अंतर है। 9th क्लास का सिलेबस अलग है, 10th क्लास का सिलेबस अलग है, 12th क्लास का सिलेबस अलग है, दोनों में अंतर है, दोनों का अलग अलग ग्रुप है। 9th का अलग ग्रुप है, 12th का अलग ग्रुप है, 10th का अलग ग्रुप है, और भैया 11th का अलग ग्रुप है। दोनों का अलग अलग समुदाय है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं, जिनमें
आचार विचार रहन सहन की एक तरीके से विविधता दिखने को मिले, तो वो हमारा समुदाय होता है, वो हमारी कम्युनिटी होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर दो व्यक्तियों का आचार विचार मिल रहा है, दो व्यक्तियों का रहन सहन मिल रहा है, दो व्यक्तियों की भावना मिल रही है, दो व्यक्तियों की विचारधारा मिल रही है, तो हम उसे एक समुदाय कह देंगे, एक कम्युनिटी कह देंगे। दो कहने का मतलब है दो से अधिक भी, कभी भी एक व्यक्ति का ग्रुप नहीं होता, एक से अधिक व्यक्तियों का ही ग्रुप या समुदाय होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से चीज समझ गए होंगे कि समुदाय क्या होता है। एक निश्चित विभाग भूभाग होता है जिसमें निवास करने वाले व्यक्ति, यानी जो भी समुदाय में रहने वाले व्यक्तियों की भावना, आचार विचार, रहन सहन ये सब मिल रहे हैं, तो उसे हम कम्युनिटी कहेंगे, उसे हम समुदाय कहेंगे। बच्चे उम्मीद करते हैं अब ये चीजें समझ गए होंगे। डेविस के डिफिनेशन और आगबॉर्न साहब और निमकॉफ साहब की डिफिनेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। छोटी छोटी दो पॉइंट और हैं। समुदाय का कार्य समझेंगे, समुदाय के महत्व को समझेंगे। देखिए कम्युनिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या फंक्शंस हैं, इसको आइए समझिए। आइए ध्यान समझिए। आप जिस भी समुदाय में रह रहे हैं, उस समुदाय का प्रभाव आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा, बिना आप उससे छूट रह ही नहीं पाएंगे। देखिए ध्यान समझना, आप जिस भी समुदाय में रहेंगे उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, एक बार आप बताइए, यस करिए कि हाँ सर हम जिस भी समुदाय में रह रहे हैं वहां का प्रभाव हमें पड़ेगा। अगर आप अभी पश्चिम के देशों में चले जाइए, पश्चिम कहने का मतलब है आप अमेरिकन कंट्री में चले जाइए, यूरोपियन कंट्री में चले जाइए और अमेरिकन कंट्री में चले जाइए, वहां का प्रभाव आप पर पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि हमारे यहाँ शादी विवाह एक बार हो जाता है तो भैया हम सात बंधन में बंध जाते हैं, यानी पत्नी को छोड़ने का भैया हमारे मन में एक तरीके से भावना भी नहीं आ सकती। ठीक है, बिल्कुल जात पात तरह तरह की चीजों को मिला के पंडित जी सुबह तक जगाते हैं और उसके बाद परछन वगैरह होता है। ठीक है, पांव पूजा जाता है और उसकी कन्यादान कराया जाता है। तो जितने भी क्रियाक्रम है ये सब करके हम लोग विवाह करते हैं। लेकिन अभी आप यूरोपियन कंट्री में चले जाएंगे तो वहां पे भैया क्या करते हैं, चर्च में जाएंगे, सब लोग शादी विवाह करेंगे और अपने अपने घर, और थोड़ा सा ही मतभेद उत्पन्न हुआ शादी विवाह तोड़ देंगे। तो समुदाय का क्या होता, अलग अलग देश का अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग समुदाय होता है, अलग अलग कम्युनिटी होती है। तो समुदाय का क्या महत्व होता है, क्या कार्य होता है, आइए हम समझते हैं। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि समुदाय जो होता है वहां के रहने वाले निवासियों पर, वहां के रहने वाले व्यक्तियों पर अपना प्रभाव छोड़ता ही छोड़ता है। अगर समुदाय अच्छा है तो व्यक्ति का विकास भी अच्छा होगा। अगर समुदाय मेरे भाई एक तरीके से हिंसक है तो भैया वहां का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि समुदाय भी हिंसक, वहां के व्यक्तियों में हिंसक भी आएगी। ठीक, हिंसक प्रवृत्ति ही आएगी। तो इस हिसाब से इस चीजों को समझते रहिएगा। आइए अब समुदाय के हम लोग महत्व को समझते, समुदाय को कार्य को समझते हैं। सबसे पहले समुदाय का कार्य क्या होता है, व्यवहारों और गतिविधियों पर नियंत्रण। ध्यान समझना, जो व्यक्ति जिस भी समुदाय में रह रहा है वहां का भैया उस पे वो समुदाय उन पर नियंत्रण करता है, उनके गतिविधियों पर नियंत्रण करता है, उनके शादी विवाह पे रोक लगाता है, उनको कैसे कैसे क्रियाकलाप करना है, कैसे बातचीत करना है, समाज में कैसे रहना है, ये सब आपका समुदाय नियंत्रण करता है। ये उनके व्यवहारों उनके गतिविधियों पर नियंत्रण करता है। तो ये भी इसका फर्स्ट कार्य या महत्व आप कह सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि समुदाय के कार्यों की विवेचना करिए या फिर समुदाय के महत्व को बताइए, तो इन पॉइंटों को जरूर मेंशन करिएगा। आदतों और विचारधाराओं का निर्माण, जो आपका समुदाय है, जिस प्रकार का समुदाय है उस प्रकार की आपकी आदतें विचारधाराओं का निर्माण होगा। ये बात अपने दिमाग में रखे रहिएगा। ठीक है, चलिए आइए रीति रिवाज और मान्यताओं संस्कृति का निर्माण। हम अभी ऊपर ही बताए, आप जिस समाज में रह रहे हैं, जिस समुदाय में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं, आपका वैसे निर्माण होगा। जैसे अभी भारत में आप रह रहे हैं तो भारतीय परंपरा आप मान रहे हैं, भारतीय रीति रिवाजों को मान रहे हैं। लेकिन अभी पश्चिम के देशों में चले जाएंगे तो वहां देखेंगे ना, जब वो खाना भी खाते हैं तो अपने साथ मदिरा पान लेके बैठते हैं। लेकिन अभी हमारे यहाँ अगर आप अपने फैमिली के साथ खाना खा रहे हैं तो आप देखते होंगे कि सब लोग बिल्कुल सभ्य तरीके से खाना खाते हैं, कोई भी दारू वारू कोई नहीं पीता। ठीक है, लेकिन अभी विदेश में चले जाएंगे तो वहां देखेंगे वो सब एक गिलास में लेके बैठते हैं। उसके पीछे रीजन है, वहां का जो प्रदेश ठंडा प्रदेश है तो उनको गर्मी लेने के लिए थोड़ा सा मदिरा पान वो करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हम लोग खुद है वैसे भैया गर्मी रहती है तो यहाँ कौन मदिरा पान लेगा, तो इसे ढमला जाएंगे सब। तो मदिरा पान यहाँ नहीं। तो रीति रिवाज अलग होती है, मान्यताएं अलग होती हैं। इनका निर्माण कौन करता है, तो हम कह सकते हैं सर इनका निर्माण हमारा समुदाय करता है, हमारी कम्युनिटी करती है सर। ठीक है, उसके बाद समुदाय का अगला महत्व क्या है, शिक्षा विषयी कार्य एवं महत्व। ध्यान समझना, समुदाय लोगों को शिक्षित भी करता है। ठीक है,
जो लोगों में ऋणबद्धता है उनको दूर भी करता है। तो शिक्षा का महत्व भी होता है समुदाय में, इस पॉइंट को समझते रहिएगा। आइए अब अगले पॉइंट को समझिए, व्यावसायिक विकास। समुदाय का जो कार्य होता है वो समुदाय का विकास करना, ठीक है, एक तरीके से उनके व्यवसाय का विकास करना, उनका जो भी बिजनेस वगैरह है उनको भी डेवलपमेंट करने में आपके समुदाय का रोल होता है। इन पॉइंटों को समझते रहिएगा। नैतिक व चारित्रिक विकास, हम सभी जानते हैं कि जिस समुदाय में रह रहे हैं उस प्रकार से हमारा नैतिक, हमारे मोरल डेवलपमेंट होते हैं। कैसे किससे कौन सी बात करना, कौन से कपड़े पहनने, कैसे रहने हैं, ये हमारा समुदाय डिसाइड करता है, हमारी कम्युनिटी डिसाइड करती है। तो भैया हमारे नैतिक, हमारे चारित्रिक विकास में भी समुदाय का महत्वपूर्ण रोल होता है। इस पॉइंटों को जानते रहे। राजनीतिक विकास, हम सभी जानते हैं कोई भी राजनीतिक पार्टी है अपने जो उनके निजी समुदाय है उनसे प्रभावित रहती ही रहती है। तो इन पॉइंटों को आप लोग समझते रहिएगा कि राजनीतिक जो विकास होते, राजनीतिक विकास होते हैं, ये भी समुदाय को प्रभावित भी करते हैं और उनको महत्व भी होता है। उनके राजनीतिक विकास करने में समुदाय का महत्व भी होता है। इन पॉइंटों को जानते रहिएगा। एक बात और, अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि समुदाय को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, समुदाय को प्रभावित करने वाले कारक पूछ दे, करने वाले कारक पूछ दे, ठीक है, तब भी इन पॉइंटों को मेंशन कर सकते हैं कि आपका व्यवहार, आपकी गतिविधि भी आपके समुदाय को प्रभावित कर सकती है, आपकी आदतें समुदाय को प्रभावित कर सकती हैं, रीति रिवाज समुदाय को प्रभावित कर सकते हैं, शिक्षा, तो भैया ये तो सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती है। व्यवसायिक विकास भी समुदाय को विकास प्रभावित करते हैं। जैसा अगर आपका व्यवसायिक विकास हुआ रहेगा, समाज भी उसी प्रकार से डेवलपमेंट होगा, आपका समुदाय भी उसी प्रकार से डेवलपमेंट होगा। देखिए ध्यान समझना, आपका जो समाज है, जो आपका समूह है, ठीक है, जो आपका एक तरीके से समुदाय है, ठीक है, एक तरीके से जो आपका समुदाय है, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन ये जानते रहिएगा, जो समुदायों के मिलने से ही समाज का निर्माण होता है, इस प्रकार से समझते रहिएगा। और व्यक्तियों के मिलने से, समूहों के मिलने से हमारा समुदाय बनता है, इस इतना जिसके बारे में जानते रहिएगा। तो अगर आपके एग्जाम में पूछते कि भैया आप अपने समुदाय के महत्व एवं कार्य को विवेचना करिए, तो इन पॉइंटों को मेंशन कर दीजिएगा, एक एक पॉइंट को वहां पे लिख के आइएगा, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा एक पॉइंट और समझ लेते हैं हम लोग। यहां से हर साल क्वेश्चन पूछता है कि लैंगिकता हेतु शिक्षा में समुदाय की क्या भूमिका होती है। यहां पे अगर क्वेश्चन मॉडिफाई कर देगा तो कह देगा समानता के लिए, इक्वलिटी के लिए, इक्वलिटी के लिए समुदाय की क्या भूमिका है, यानी जेंडर इक्वलिटी के लिए समुदाय की क्या भूमिका है, ठीक। तो अगर यहां से क्वेश्चन पूछे तो इन पॉइंटों को अच्छे से आप लोग मेंशन करके आइएगा कि समुदाय की क्या भूमिका होती है। तो आप आज सबसे पहले समझिए, स्त्रियों के उन्नति हेतु प्रयास। आप अगर जब समान एक तरीके से अपने जो भी आपका समाज है उसमें आप स्त्रियों की समानता देना चाहते हैं, एक तरीके से आप जो जेंडर गैप है उसको समान करना चाहते हैं, तो स्त्रियों को उन्नत करिए और ये आपका समुदाय कर सकता है। सामाजिक बुराइयों का अंत, जितने भी सामाजिक बुराइयां हैं, चाहे दहेज प्रथा हो गए, चाहे एक तरीके से हम कन्या भ्रूण हत्या हो गई, जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं उनका अंत कर सकता है हमारा समाज, हमारा सोसाइटी। जागरूकता, हम सबको पता है अगर किसी चीज के बारे में, किसी मान लीजिए अगर आपकी सामाजिक बुराइयों का अंत करना है तो जागरूकता लाना जरूरी है। शिक्षा का प्रसार करिए, उसके बाद स्त्री शिक्षा का प्रसार करिए, स्त्रियों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दीजिए, उनको ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दीजिए। तो उस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, लैंगिक समानता स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद स्त्रियों की शिक्षा उन्नति हेतु विशेष प्रबंधन। आप कह सकते हैं कि जो भी आप थोड़ा बहुत स्त्रियों को एक तरीके से सहूलियत दीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉलेज में एडमिशन कराइए, इनको पढ़ने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करिए, तो इनके हिसाब से विशेष प्रबंधन करिए ताकि जो भी महिलाएं हैं, जो भी बहन बेटियां हैं वो पढ़ाई कर पाए। व्यवसायिक शिक्षा पर बल, वो आत्मनिर्भर भी बन पाए, तो व्यवसायिक शिक्षा पर बल भी देना चाहिए। एक तरीके से ये भी आपके समुदाय का मुख्य रोल होना चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, हम सभी जानते हैं कोई भी व्यक्ति अपनी आवाजों को मुखर रूप से बाहर तभी ला सकता है जब आपका देश लोकतांत्रिक हो। अभी आप चले जाएंगे अरब कंट्री वगैरह में, जैसे सऊदी अरबिया वगैरह में, वहां आप अपनी बात को खुल के रख नहीं सकते, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं ईरान वगैरह में आप हिजाब को लेके बहुत ज्यादा एक तरीके से आंदोलन हो रहा है। एक औरत को भैया वहां हिजाब अच्छे से न पहनी थी, उसकी मृत्यु कर दी गई, पुलिस स्टेशन में उसको मार दिया गया। तो अगर वहां लोकतंत्र रहता तो भैया बताइए आप अपने बातों को रख पाते कि नहीं, तो कहोगे सर रख पाते। तो समुदाय का कार्य भी होता है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। उसके बाद सामाजिक
अनुशासन की स्थापना। अब समाज में सभी लोग अच्छे से रहें, कोई किसी को एक तरीके से परेशान ना करे, कोई किसी को छेड़े ना, तो ये समुदाय की एक तरीके से ये भूमिका हो जाती है कि इन सब चीजों को सुनिश्चित करे, सामाजिक अनुशासन को, लोकतांत्रिक को, व्यवसायिक शिक्षा को, स्त्री शिक्षा को, जागरूकता को और एक तरीके से सामाजिक बुराइयों को अंत करने में समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। और ये तरीके से जितनी भी आप यहाँ पे भूमिकाओं को समझे हैं, अगर इन सब में आप विजय प्राप्त कर लेंगे तो लैंगिकता बहुत आसानी से लैंगिकता समान हो जाएगी, हमारा जो भी जेंडर इक्वलिटी बहुत आसानी से स्थापित हो जाएगी। ठीक है, आइए अब लैंगिकता हेतु शिक्षा समुदाय को प्रभावित कुछ सुझाव समझेंगे हम लोग कि कैसे हम जो जेंडर इक्वलिटी है, जो लैंगिकता है, उसमें जो शिक्षा दी जाती है, समुदाय भैया उसे कैसे प्रभावित होता है, उसके कौन कौन से सुझाव हैं। सबसे पहले समुदाय को सभी मुद्दों पर जागरूकता, उनकी समाप्ति के लिए सहमति बनाना चाहिए। जितने भी समाज में कुरीतियां हैं, जितने समाज में बुराइयां हैं, समाज उनमें जागरूकता लाए, समाज उनको दूर करने के लिए प्रयत्न करे। तो फर्स्ट पॉइंट अपने दिमाग में बना के रखिएगा। सेकंड पॉइंट, समुदाय को अपने सदस्यों को समान स्वतंत्रता तथा न्याय प्रदान करना चाहिए। आपके जितने भी सोसाइटी में व्यक्ति रह रहे हैं, जितने भी आपके कम्युनिटी में व्यक्ति हैं, भैया उनको आप फ्रीडम दीजिए, उनको पढ़ने के लिए मौका दीजिए, उन्हें न्याय प्रदान करिए, तो लैंगिकता स्थापित हो पाएगी। ठीक है, चलिए एक बात हमेशा अपने दिमाग में बना के रखिएगा, हम लोग अब इसीलिए मैं आपको हमेशा जो चैप्टर का जो आपका एक तरीके से पेपर का नाम याद करा के रखता हूं कि एक जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, विद्यालय और समाज। हमेशा हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो लैंगिकता को कैसे समान किया जाए निष्कर्ष निकलेगा। अभी हम लोग समुदाय तो पढ़ लिए कि समुदाय क्या होता है, लेकिन इसका जब निष्कर्ष निकालेंगे हम लोग तो यही समझेंगे कि जो आपका लैंगिकता है ना, कि लैंगिकता को हम लोग समान कैसे करें। ठीक, तो जो निष्कर्ष निकलता है समुदाय का, वो लैंगिकता को समान करने पे ही निष्कर्ष निकलेगा। तो ये पॉइंट अगर अपने दिमाग में आप लोग बना के रखेंगे तो बेहतर एग्जाम में लिख के आएंगे। ठीक है, आइए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट बहुत ही पेशेंस से समझिएगा। समुदाय को अपने सभी सदस्यों की शिक्षा समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे जो भी पिछड़े वर्ग हो या फिर कोई स्त्री हो, वो आसानी से एजुकेशन प्राप्त कर पाए। तो ये आपके समुदाय का रोल होना चाहिए। तो इन पॉइंटों को अपने दिमाग में बना के रखिएगा कि जब हम सामुदायिक शिक्षा दें, जो समुदाय की भूमिका होनी चाहिए वो स्त्री पुरुष में इक्वलिटी लाए, उनमें समानता लाए। ठीक, तो इन पॉइंटों को कम्युनिटी के इस पॉइंट में अपने दिमाग में बना के रखिएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट समझिए, इसके बाद जल्दी क्लास ऑफ हो जाएगी, थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। ठीक है, चलिए समुदाय को सामाजिक सुधार, शिक्षा के क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निर्वहन करने के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहित करिए, व्यक्तियों को जागरूक करिए, उनके अंदर क्यूरियोसिटी उत्पन्न करिए, ताकि समाज में जितनी कुरीतियां हैं, जितनी बुराइयां हैं, उनमें हम विजय प्राप्त कर पाए। अभी आप देखते हैं जो भी हमारा दशहरा होता है, हम रावण को क्यों जलाते हैं? ताकि हम कह सकते हैं कि जो बुराइयों पर अच्छाइयों का विजय प्राप्त हो, तो समाज में जो भी बुराइयां हो उनका अंत किया जाए, उनके प्रति आपको जागरूकता लाने की यहाँ पे जरूरत है। ठीक, तो इन पॉइंटों को अपने दिमाग में आप लोग बना के रखिएगा। आइए अगले पॉइंट को थोड़ा थोड़ा समझते रहिए, एग्जाम में लिखने में मदद करेगा। ठीक है, इतना एग्जाम्पल बताते हैं ना ताकि एग्जाम में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, तो चीजों को लिख पाए आप लोग। समुदाय को लैंगिक भेदभाव कम करने, बालिका शिक्षा प्रसार करने, उसके साथ साथ जो भी आपके युवक हैं, जो भी आपके वृद्ध, उनमें जागरूकता लाइए, उनको प्रोत्साहित करिए कि भैया बालिकाओं को एजुकेशन दीजिए। हम सब जानते हैं कि हमारे समाज के दो रूप हैं, एक हमारी भैया स्त्री और एक हमारे हैं पुरुष। तो पुरुष को तो हम शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन स्त्री को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, तो समाज में इक्वलिटी आएगी? कहोगे सर जी नहीं आएगी। तो समाज में इक्वलिटी लाने के लिए स्त्री पुरुष को बराबर शिक्षा दीजिए, और ये कौन दे सकता है? हमारी कम्युनिटी दे सकती है, हमारी एक समुदाय दे सकता है। इन पॉइंटों को अपने दिमाग में बना के रखिएगा। ठीक है, चलिए ये 8 पॉइंट होगा। उसके बाद प्रौढ़ शिक्षा, स्त्री शिक्षा के लिए उनके जो अपने जीवन, अपने भैया जो कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवसायिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए, ताकि वो स्वयं आत्मनिर्भर बन पाए। बालिकाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करिए, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार न कर पाए, उनको एक तरीके से पुलिस और कानूनी मदद दीजिए।
ये समुदाय की भूमिका इन सब में होनी चाहिए। स्त्री पुरुष दोनों को समान कार्य हेतु समान वेतन की भैया एक तरीके से प्रतिबद्ध होना चाहिए। यानी अगर कोई कार्य स्त्री कर रही है तो उसको अगर 20,000 रुपए मिल रहा है, तो अगर पुरुष है तो उसको भी 20,000 रुपए मिलना चाहिए। अगर पुरुष को 30,000 रुपए मिल रहा है तो स्त्री को भी 30,000 रुपए मिलना चाहिए। दोनों में भैया आपको वेतन को लेके, उनको एक तरीके से मेहनताना को लेके कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर आप उनमें भेदभाव नहीं करेंगे तो आपके समाज में इक्वलिटी आ जाएगी। अगर इस पॉइंट को जो बच्चे समझ गए हैं तो एक बार यस करिए, ठीक है। चलिए एक बार यस करिए। अब अगले पॉइंट को समझ लीजिए। सामुदायिक कार्यक्रमों में पुरुषों के समान स्त्रियों को भी समान सहभागिता बनाना चाहिए। और ये कौन करेगा? ये हमारे समुदाय। अगर आप मान लीजिए अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, आप गांधी जयंती मना रहे हैं, आप लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहे हैं, आप एक तरीके से संविधान दिवस मना रहे हैं, ठीक है, 15 अगस्त मना रहे हैं, 26 जनवरी मना रहे हैं। अगर आप बालकों को बोलने का मौका दे रहे हैं तो बालिकाओं को भी बोलने का मौका दीजिए, स्त्रियों को भी चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेने का मौका दीजिए। तो इस हिसाब से भैया आप समाज में लैंगिकता को स्थापित कर पाएंगे। अभी मैं इसका निष्कर्ष भी बताने वाला हूं, पहले एक चीज समझ लीजिए। समुदाय को गतिशील होना चाहिए जिससे लैंगिक भेदभाव में कमी आएगी। इस पॉइंट को जो बच्चे समझ गए हैं पूरा पेपर का निष्कर्ष समझ जाएंगे। जो 11th पॉइंट को समझ गए हैं, कोई भी समुदाय अगर गतिशील नहीं है तो भैया वो रूढ़िबद्ध हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए हमारे समाज में ऐसा माना जाता था, अगर मान लीजिए किसी पत्नी के, अगर पति की भैया न्यू एज में अगर मृत्यु हो गई है तो उस पत्नी को भैया बिल्कुल विधवा रहना पूरी जिंदगी भर, ये तो चला आ रहा था। लेकिन हमारे जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारे समाज सेवी थे, जो हमारे समाज सुधारक थे, उन्होंने भैया इसको गलत माना। बोले नहीं, अगर किसी पत्नी की भैया एज अगर मान लीजिए 25 है, 26 है, अगर कोई भी गलती से मान लीजिए उसके पति का एक्सीडेंट हो जा रहा है तो उसको मौका दीजिए नए शादी करने का, अपने जीवन को चलाने का मौका दीजिए, स्वेच्छानुसार नए पति का चुनाव करने दीजिए। अगर कोई किसी की पत्नी का डेथ हो गया तो पति तो भैया तुरंत शादी कर लेगा, लेकिन पत्नी को यह अधिकार नहीं था। तो ये रूढ़िबद्धता थी और ये हमारे समाज में परिवर्तन हुआ और ये समाज में परिवर्तन होना भी चाहिए, ठीक है। अगर जो समुदाय गतिशील है तो लैंगिक भेदभाव अपने आप उसमें कमी आएगी। जो कमियां हैं उसको हमें एक तरीके से निस्ता नाबूद कर देना चाहिए। तो इन पॉइंटों को समझेंगे तो एग्जाम में बेटर लिख पाएंगे, ठीक है। समुदाय को समझ गए। अभी कुछ की पॉइंट बताऊंगा, उनको सुन के ही क्लास ऑफ करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, द परफेक्ट स्टडी पे बीएड की क्लास चली रही है, साथ में जो सीटेट का भी टारगेट लेके चल रहे हैं हम लोग, बिल्कुल बेसिक से अचीव करेंगे। एक मैं टेलीग्राम पे एक पोस्ट भी शेयर किया था। एक चीनी बहुत प्रसिद्ध कहावत है, कहते हैं ना पहले चीनी यात्री बहुत हुआ करते थे, वो यात्रा पे बहुत जाते थे, जो आपके कि एक तरीके से जो एक तरीके फयांग वगैरह है वो भारतीय यात्रा पे आए थे। तो चीन पहले बहुत यात्रा करती थी, वहां के जो नागरिक थे। तो कहते हैं ना कि चीन में एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि जो धीमे धीमे चलता है, यानी जो धीरे धीरे पांव से चलता है बहुत दूर तक जाता है। और ये बात सही भी है, ठीक, ये बात सही भी है कि जो धीरे धीरे क्रम बाय क्रम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है वो बहुत दूर तक जाता है। तो इन पॉइंटों को अपने दिमाग में बना के रखिएगा। एक बैग हौहा के कोई चीज मत पाने की कोशिश किया करिए, धीरे धीरे चलते रहिए, मंजिल आपके पास होगी, ठीक है। इस हिसाब से सीटेट की क्लास बेटर रूप में आप समझते रहिए। और अगर जो बच्चे रेगुलर द परफेक्ट स्टडी के स्टूडेंट हैं, यकीन मानिए भैया मैं ये बात दिल से बता रहा हूं, जितनी क्लासेस, जितनी पेडागॉगी, जितने कॉन्सेप्ट मैं बीएड में समझा दिया हूं, सीटेट का 70% सिलेबस वहां से कवर कर लिए हैं, ठीक। कोई ऐसा मनोवैज्ञानिक नहीं है, जीन पियाजे से लेके अल्बर्ट बंडूरा तक, कोहल वर्क से लेके आपके स्किनर तक, सबको मैं पढ़ाया हूं बेसिक एग्जांपल देके बीएड में, ठीक। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना कि सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सिर्फ आपको चीजें हैं रिवीजन करने का, और रिवीजन मैं आपको कराऊंगा निश्चित, बिल्कुल एक तरीके से परेशान मत होइए। बेहतर आप सीटेट का स्कोर भी करेंगे। और बीएड में जो बच्चे अच्छे परसेंटेज लेके आए हैं द परफेक्ट स्टडी की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिन बच्चों का रिजल्ट मान लीजिए कुछ कारणवश गड़बड़ हो गया है, 60% से कम है, तो वो मेहनत करिए, 80% में उसको 80% लाके थर्ड सेमेस्टर में उसको भी बराबर करिए, ठीक है। चलिए आइए, बिल्कुल बेसिक से हम लोग आज चैप्टर नंबर 9 को समझे हैं, पेपर नंबर 2 को, जिसका नाम है समुदाय। समुदाय क्या होता है? तो सर हम कह सकते हैं जिसमें हमारे आचार विचार, व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिसमें हमारे आचार विचार, हमारे रहन सहन मिल रहे हो, तो हम उनसे समुदाय कहते हैं। ध्यान समझना,
समुदाय में लैंगिक समानता को लाने में समुदाय की क्या भूमिका होती है, इस पॉइंट को अपने दिमाग में बना के रखिएगा और इस पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा समझते हुए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। सभी बच्चे अपना ख्याल रखिएगा। सभी को जय हिंद जय भारत। और एक बात और, जो बच्चे नोट्स नहीं लिए हैं, उम्मीद करते हैं अब तक तो सभी बच्चे व्हाट्सएप पे संपर्क करके नोट्स ले लिए होंगे। जो बच्चे नोट्स नहीं लिए हैं, इस नंबर पे संपर्क करके नोट्स ले लीजिए बच्चे। यकीन मानिए कोई सेव सीरीज की आपको आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ आपको नोट्स लेके अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से अपनी तैयारी भी करना, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थोड़ा क्लास नहीं हो पा रही थी क्योंकि थोड़ा गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, दवा लेने के बाद नॉर्मल हुआ, तो अब क्लास हो रही रेगुलर, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। सभी को जय हिंद जय भारत।